नमस्कार। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन के इस डिस्कशन फोरम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज भी हमारे साथ हैं सिंधु कुमार झा। आज का जो मुद्दा है वो है देश के अंदर नक्सल आतंक का जो बढ़ता हुआ दायरा है उसके ऊपर। आपको पता होगा कल 2-3 दिनों के अंदर ही की बात है, कल ही ये खबर आई कि सुकमा जो छत्तीसगढ़ का इलाका है वहाँ पे एक बार फिर से नक्सलियों का आक्रमण हुआ और उसके तहत तकरीबन 25 से भी ज़्यादा अर्धसैनिक बल के सिपाही मारे गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता होगा और हम सब जानते हैं इस बात से कि एक बार ऐसा भी था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि देश के सामने जो आंतरिक सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो नक्सल गतिविधि से है। और पूरा का पूरा देश में एक रेड कारपेट एरिया है। जो शुरुआत नक्सल आंदोलन का बंगाल से हुआ और वो धीरे धीरे कर करके पूरे के पूरे 9 स्टेट में, खास करके जंगली इलाके में और जो पहाड़ से जुड़ा हुआ इलाका है जहाँ पर ट्राइबल्स हैं, जहाँ पर इस तरह के लोग हैं, वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हैं। इन सारे मुद्दों पर और उसके आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड पर बातचीत करने के लिए हमने सिंधु कुमार झा को बुलाया है। और इसलिए मेरे इनको बुलाने का, इनको आमंत्रण देने के पीछे कारण यह है कि ये इनका एक बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है जिसके ऊपर ये पढ़ते भी रहते हैं और काफ़ी गंभीर इन्होंने इसके ऊपर शोध भी किया है। तो मैं सिंधु कुमार झा से ये बात चाहूँगा कि आप इस पर एक विस्तार रूप से प्रकाश डालें और इसके सारे मुद्दों पर। और जब बीच में मुझे लगेगा कि कुछ ऐसा चीज़ है जिसको कि फिर से वो उसको और आगे मतलब बताएं तो फिर मैं बीच में इंटरवीन करने का भी कोशिश करूँगा। सिंधु कुमार झा। देखिए, नक्सली हिंसा का इतिहास तो काफ़ी पुराना है और कई इसमें मोड़ भी आए हुए हैं। कई बार ये रिट्रीट भी किया है अपने को कंसोलिडेट करने के लिए। पहले कई सारे ग्रुप थे, आपको याद होगा बिहार में आईपीएफ के अलावा एमसीसी और तमाम सारे बने थे। फिर आंध्र प्रदेश में पीपुल्स वार ये बड़ा डेडली हुआ करता था। बाद में सब सीपीआई माओइस्ट बन गए। ये बेसिकली इनका एक टैक्टिकल ये शिफ्ट था जिसको पैराडाइम शिफ्ट भी कह सकते हैं नक्सली आंदोलन में। और यह सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसलिए है कि जिसको कहते हैं कि ये पूरा एक ऐसा टेरेन है जहाँ पर ये हमेशा फला फूला है, जहाँ पर आप इजीली मूव नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर आप इजीली काउंटर नहीं कर सकते हैं। उनको छिपने का उनको बहुत जगह है। और आपको याद होगा कि नेपाल का जो अभी मेन स्ट्रीम में है प्रचंड पुष्प कमल दहल, वो कहा करते थे जब अंडरग्राउंड थे नेपाल में, जब माओइस्ट आंदोलन चल रहा था, तो वो कहते थे, मैं भी उनका सुना था ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में जब वो आए थे, जब बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने एक नारा दिया था जो आप जो कह रहे हैं रेड कारपेट, वो रेड कॉरिडोर है बेसिकली। वो पशुपति से तिरुपति तक ये उनका नारा था। यानी काठमांडू से लेकर कॉरिडोर एरिया, हाँ, पशुपतिनाथ से लेकर तिरुपति, यानी पूरा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से जो नेपाल का जो एरिया है जिसमें आपका पूरा झारखंड है, बिहार है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये होते हुए आंध्र प्रदेश तक उड़ीसा का पूरा एरिया, तो एक ये रेड कॉरिडोर है जिसको कह सकते हैं। अब समझने वाली बात ये है कि गवर्नमेंट इतने सालों से आप चाइना से भी वार आपका हो चुका है, आप पाकिस्तान से भी वार हुआ, बांग्लादेश भी क्रिएट कर गए, लेकिन क्या कारण है कि नक्सलियों से आप नहीं जीत पाए हैं आज तक। और अभी भी हमको याद है कि अमित शाह 2 दिन पहले चुनाव प्रचार करते के बीच में जब उनको लगा प्रेशर, तो वो गए और वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने कहा कि अब जो है हम अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। इससे पहले भी कई बार ये चीज़ हुआ है। आपको याद होगा कि दंतेवाड़ा में, इसमें तो 22 और 23 का ही फिगर आ रहा है, एक मिसिंग है, कई शीर्षस्थ कांग्रेस नेता मारे गए उसमें। हाँ, सुखेश्वर सिंह मिन्हास एक जम्मू का है, सीआरपीएफ का जवान है जो मिसिंग है। ये जो लेटेस्ट खबर मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके बारे में कहा है कि उनके फोर्स के जो हाई ऑफिशियल्स हैं बोल रहे हैं कि नहीं उनको खोज लेंगे, यह है वो। खैर वो तो ले गए, जो मिसिंग है उसको चला दिए। दंतेवाड़ा में 76 लोग मारे गए थे, 76। वो तो पूरा एक कॉन्वॉय जा रहा था, उसी पर गोलीबारी हो गई थी। अरे वो तो डायनामाइट फिट कर देते हैं, लैंडमाइन से उड़ा देता है, एलईडी वो लोग लगाते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ साल पहले 2013 की ही बात है, जो ज़्यादा साल नहीं हुआ है, जब पूरा कांग्रेस की लीडरशिप को ही खत्म कर दिया उसी सुकमा में। वही बता रहा हूँ मैं, उसी में विद्याचरण शुक्ला और तमाम सारे लोग, जितने भी कांग्रेस का जो लीडरशिप था। लेकिन आप इस पर थोड़ा
बताएं मुझे। लेकिन देखिए एक कारण और भी है, इसका एक सामाजिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष वही मैं पूछना चाहता, क्या ये सिर्फ सिक्योरिटी का मामला है या इसका और कारण? नहीं, इसका एक कारण ये जो है, जो कहा जाता है वो ये है कि क्या कारण है कि सिर्फ ट्राइबल बेल्ट में ही ये फल फूल रहा है। इसके पीछे सरकार ने क्या रिसर्च किया है, उनके जो सोशल थिंकर्स हैं सरकार के, वो क्या उनको सजेस्ट करते हैं, क्या कारण है? क्या ये बात सही नहीं है कि जितने भी माइनिंग्स एरिया हैं इन नक्सल बेल्ट्स में ही गुजरते हैं, जिसको आपने कॉरपोरेट्स घराने को दे रखे हैं, चाहे वो झारखंड का माइनिंग हो या उड़ीसा का हो या छत्तीसगढ़ का है। तो यह ये समस्या है। आपको याद होगा कि ये तेंदू पत्ते को लेकर कितना राजनीति मध्य प्रदेश में होती रही है, तेंदू पत्ते को लेकर। भाई ट्राइबल्स जो हमारा समाज है, जिसके लिए आपने एक अलग से शेड्यूल बना रखा है, 6 शेड्यूल जो है आपका ये भारतीय संविधान का, उस 6 शेड्यूल में पूरा ट्राइबल की व्यवस्था है। आप ट्राइबल्स के लिए आप दिया है कि जो वहाँ का जन और जंगल और वहाँ की जो मिट्टी है, ज़मीन, उस पर उनका पहला हक है, उसके बाद आपका सरकार का है। सरकार क्या करती है, उनका जो ट्रेडिशनल उनका सिस्टम है, जब आप नेचर को छेड़ेंगे तो नेचर तो टोल टैक्स वसूलेगा ही ना। तो ट्राइबल्स आर द पार्ट ऑफ द नेचर। हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। आज हिडमा को, जो उनका कमांडर है, उसको पकड़ने के लिए आपने ऑपरेशन किया था, और हिडमा तो पकड़ा नहीं गया, बल्कि आपके 25 जवान मारे गए। और हिडमा जो है कोई एक हिडमा थोड़ी है, गढ़चिरौली महाराष्ट्र से लेकर वहाँ पर उनके कितने कमांडर्स हैं ऐसे, और वो उनका कई सारा घेराबंदी, वो ज़्यादा आपसे तेज हैं, ज़्यादा उनके दिमाग आपके सैनिकों से ज़्यादा तेज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके इस टेरर को जस्टिफाई करता हूँ। ये टेरर है। हाँ, हिंदुस्तान एक शांतिप्रिय देश है, गांधी का देश है। यहाँ पर आप यहाँ पर बड़े बड़े मुद्दे सुलझाए गए। हाँ, मेन स्ट्रीम आई है। हाँ, बड़े बड़े मुद्दे सुलझाए गए हैं। लेकिन इस पे सरकार को भी मानना पड़ेगा। क्या बात है कि बहुत सारे बड़े इंटेलेक्चुअल जो अपने आप को कहते हैं, अच्छे शीर्षस्थ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, उनकी सिंपैथी उनके साथ है। हाँ, वही बात है, वही कारण है। तो इसकी सिंपैथी होने के मात्र एक कारण है कि वो जो है अब ट्राइबल जब वही हम कहते हैं कि कोई ट्राइब्स है, इसका मतलब है वो भूखमरी है, गरीबी है, अशिक्षा है, वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। नई बात नहीं है कि आज कॉर्पोरेट घराने को दिया जा रहा। इसके पहले भी जिसमें कॉर्पोरेट घराना नहीं हुआ करता था, पूरा झारखंड एरिया में, आप देखिए पूरा अंग्रेजों के साथ जो 1857 से पहले जो लड़ाई हुई है, सबसे बड़ी जो लड़ाई हुई है, वो संथालियों का विद्रोह हुआ है। वो ऐसा विद्रोह तो मॉडर्न इतिहास में नहीं मिलता, हुआ ही नहीं है। उतना ही नहीं, कुका का विद्रोह हुआ है, बहुत सारा कोल विद्रोह हुआ है। तो ऐसा नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ही टाइम से चल रहा है ये विद्रोह, और ये अभी भी आज़ादी के 70 सालों के बाद भी ये चल रहा है। रोल में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, रोल में चाहे कांग्रेस है, चाहे या फिर भाजपा, थर्ड फ्रंट है, जो भी पार्टी हो, लेकिन जो सत्ता का जो वर्ग चरित्र है। क्या कोई और भी शक्ति इसमें काम कर रहा? बाहरी शक्ति, चीन? अरे भाई, उसके लिए तो वो दोषी नहीं है ना। बाहरी शक्ति का अगर दखलंदाजी है तो उसके लिए वो दोषी नहीं है। उनको तो मौका मिलेगा तो करेंगे हेल्प ना। उनको तो अगर आप खास करके आइडियोलॉजिकली चाइना से गाइड होकर के पूरा नक्सल आंदोलन, अब तो माओवाद को तो चाइना खुद ही छोड़ चुका है, लेनिनवाद को तो रूस कभी का न छोड़ चुका है। चेक गुवारा की बात आप करते, तमाम लोगों का रिवॉल्यूशनरी, कहाँ का रिवॉल्यूशन हुआ? सीपीएम ने, आपको पता ही होगा कि सबसे बड़ा दुश्मन इस नक्सल मूवमेंट का कौन था? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट थी। ऑपरेशन बरगा और तमाम चीज़ें जो चली हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, नक्सल आंदोलन बना ही इसीलिए, जो सरकार बनी वहां पर संघी सरकार, हाँ, उसके खिलाफ नहीं बनाई है। वही 69 में ये आंदोलन हुआ, और उसके बाद जो है जब सीपीएम की सरकार आई तो उनको लगा कि सबसे बड़ा मेरा शत्रु तो यही है। लेकिन इन सारी चीजों के बाद भी कि चाइना में परिवर्तन हुआ, रसा में परिवर्तन हुआ, लेकिन ये जितने भी इस तरह के आंदोलन है उसको गाइड करता है चाइना आइडियोलॉजिकली। इस बात को आप मानेंगे ना भाई? वो लोग कम्युनिस्ट तो अभी भी कहते हैं अपने आप को। गाइड तो वो इसलिए करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनकी इसलिए भी गाइड करती है, वो तो देखते हैं कि हमारा जो एडवर्सरी कहाँ है। नहीं, गाइड एडवर्सरी में इंडिया सबसे बड़ा एडवर्सरी है। फंडिंग का भी इसमें कुछ है, जाहिर सी बात है। यहाँ क्यों आपका नक्सली आंदोलन को थोड़े करता है, आपका नागा जो रिबेल्स हैं उनको कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी इंसर्जेंसी है वो सारा माओवादी फंडिंग से हो रहा है। उनके जो आर्म्स आ रहे हैं सारा मेड इन चाइना आ रहा है। तो ये तो छिपी हुई कोई बात नहीं है। उसमें तो पाकिस्तान भी आपका साथ दे रहा होगा, चाइना के साथ, उनके साथ, हाँ, उनके साथ उनका साथ दे। तो ऐसा नहीं है, आप उनको मौका दे रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि भाई ये लड़ रहा है, लड़ने वाले को तो आप लड़ाइए, उनको दीजिए, उनको सस्टेन करना है। लेकिन आपको उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सरकार ने क्या किया है? सरकार को बातचीत करनी चाहिए,
भाई जब आप आपको याद होगा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बात कर सकते सकते हैं, हैं। जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हाँ। में 2 ग्रुप हो सकता है, हाँ। तो माओवादियों में क्यों नहीं ग्रुप हो नहीं, सकता है? जयप्रकाश जी ने किया था, आपको पता होगा मसौरी हाँ। में, मुजफ्फरपुर में जयप्रकाश जी ने, बहुत सारे कम्युनिस्ट लोग बहुत खपा रहते हैं जयप्रकाश नारायण पर, इसीलिए तो नहीं, उन्होंने नहीं, जब- बिहार में भी जो नक्सल आंदोलन हुआ है, नक्सल आंदोलन के खिलाफ ही तो रणवीर सेना पैदा ली। आप देखिए, या जितने भी कास्ट सेनाएं बनी हैं बिहार के अंदर, चाहे वो लवकुश सेना हो, चाहे ब्रह्मर्षि सेना हो, पूरा का चाहे पूरा रणवीर सेना हो, पूरा जो इलाका है आपको, वो छपरा सिवान वाला इलाका, वहाँ पर भी वही वही बात मैं है। कर रहा हूँ। तो सारा तो एमसीसी के खिलाफ ही वो सारा आईपीएफ वगैरह जितना बना, लेकिन फिर भी अगर आप देख रहे हैं तो ये आंदोलन बेसिकली ये हमको लगता है कि 80% आर्थिक कारणों से है और 20% बाहरी सपोर्ट भी मैं मानता हूँ, क्योंकि बिना बाहरी सपोर्ट का, बिना फाइनेंस का, बिना आर्म्स का इतना ऑटोमेटिक राइफल्स, इतने कहाँ से आ रहा है? कार्बाइन, सैनिकों को लूट के ही नहीं हो सकता है। ये सब कहाँ से आता है इनके पास? वही बात। ये सोचने वाली बात है तो कि फिर ये- वहाँ पर सिक्योरिटी लैप्सेस नहीं हो रही है, मान ली बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, हमारी लोग क्या कर रहे भाई हैं? आपका मोरल, आप जिस जवान को वहाँ लड़ने के लिए भेज रहे हैं, उनको आपने क्या फैसिलिटी दिया है? उनको उनके बचाने के लिए security, आपने जो क्या लोग किया मारे है? गए उनके लिए, उनके बच्चों उनके के लिए लिए क्या किया है? ये सब तमाम चीज़ें हैं जिसका आंसर गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। आप उन जवानों को भेज देते हैं, आपका इंटेलिजेंस फेलियर है कि नहीं है? वही तो पुलिस का ये सारा सवाल सारे लोग पूछ रहे हैं आज, इंटेलिजेंस फेलियर है कि एकदम नहीं? इंटेलिजेंस फेलियर है आपका। इसका मतलब है इंटेलिजेंस गैदरिंग मैकेनिज्म फियास्को है टोटल। सही बात। इस तरह घटना इतने मैसिव स्केल पर अटैक होना, हत्या होना, ये तो पहली बूचनिंग दफा हो नहीं गया है ना, कई आपने बार। भेज दिया। हाँ। ऐसे दंतेवाड़ा में हुआ था, वो टोटल इंटेलिजेंस फेलियर Failure। था। आपका पुलवामा में हो जाता है, पुलवामा में, हाँ। तो क्या अब कर रहे हैं? नॉर्थ वो नॉर्थ इलाका क्या तो करता है? ये खास सवाल करके- उठेगा। वो तो खास करके जो इलाका है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाला, ये तो एकदम हब हो गया है एकदम और ये बहुत नहीं बड़ा- नहीं, वहाँ से उन लोगों को, उन नक्सलियों को, देखिए कोई भी आंदोलन लंबे समय तक बिना लोकल सपोर्ट का नहीं जिंदा रह सकता है। इसका मतलब है कि उस गांव के हर लोग, उस एरिया का हर पत्रकार, उस एरिया का हर अधिकारी उन लोगों से हैंड इन ग्लोव जिसको कहते हैं, मिली भगत, ये मिली भगत है। पुलिस को जो मिसिंग सीआरपीएफ का जवान है उसके बारे में सूचना कौन देता है? पुलिस को वहाँ का जो लोकल जो एक जर्नलिस्ट है उसको कहा पुलिस ने, भैया तुम जरा पता करो कि एक जवान हमारा मिसिंग है। तो उसने कहा कि वो मिसिंग जो है वो जिंदा है और उसको वो लोग ले गए हैं अपने साथ। कई बार इस तरह के प्रयास हुए हैं कि इन लोगों से सेटलमेंट कराने के लिए इस तरह के ऑफिशियल्स का को इन्वॉल्व किया गया। आपको याद होगा एक बार इस तरह जो घटना घटी थी उसमें, लेकिन जिस एरिया में जितना ज़्यादा फ्यूडल एक्सप्लॉइटेशन हुआ है वहाँ पे ज़्यादा हुआ है। अब देख लीजिए छत्तीसगढ़ का ये सब रीजन, रियासतें थी सब एरिया, हाँ, तमाम रियासत वाले एरिया थे ये सब, वो जसपुर और तमाम सारे रियासत सारे था वो सब। इसी तरह से आप पूरा देख लीजिए ये झारखंड वगैरह के एरिया में कितना एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। यहाँ पे कंटिन्यू किया। देखिए बंगाल में इसकी शुरुआत होती है, बिहार में भी एक जमाने में इसको तो अरविंद नारायण दास ने तो बुक ही लिखा था, द फ्लेमिंग फील्ड्स ऑफ बिहार। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि बंगाल में हुआ, बिहार में हुआ। आपका जो भी लेकिन- जंगल वाला एरिया है, हाँ, बिहार का जमुई जो आपका जमुई, एरिया है, हाँ। उस सब एरिया में कहाँ आप कुचल पाए हैं नक्सल आंदोलन को? नहीं, मैं ही कह रहा हूँ कि जहाँ भी इस तरह के जमींदारी रहा, जहाँ पर रियासत रही, वो ठीक है, लेकिन बाकी जगहों में ये चीज़ देखा गया, लेकिन वो चल नहीं पाया। जहाँ पर ये रियासत वाली चीज़ें हैं वहाँ पर ज़्यादा कंटिन्यू। नेपाल उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नेपाल का पूरा मोनार्की खत्म कर दिया। अब देख लीजिए, बस पहली दफा पूरा सिस्टम बदल कर पूरा रख दिया। सिस्टम ही बदल दिया है। रेडिकल चेंज इसको कहते हैं। हाँ। नेपाल का सिस्टम जो था, जो महाराज के बिना कोई काम नहीं होता था, और इंडियन गवर्नमेंट भी बड़ा इसमें उसके खुश रहती थी। खुश रहती कल्चरल थी। अलायंस है। हाँ, नेपाली कांग्रेस और तमाम सारे लोग जो मोनार्क को सपोर्ट करते थे, उसमें आप बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही ये सब आए, CPI-ML और ये सब जितने कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ये जब KP शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल और झालानाथ खनाल और पुष्प कमल दहल, ये सब, इन सब के बारे में मोनार्की के टाइम में कोई नहीं सोचता था। ये लोग भागे फिरते थे, लेकिन वहीं की जनता उनको कितना तो सपोर्ट आज की। देश जो जिस नक्सलवाद से उबर नहीं पा रहा है, उस पर पुनः विचार करने की जरूरत है। और इसमें सर देश के बुद्धिजीवियों को नहीं, सरकार को भी फिर से सोचना पड़ेगा। सरकार को नहीं, कॉरपोरेट वर्ल्ड को सोचना पड़ेगा। जिस कॉरपोरेट वर्ल्ड के सपोर्ट पर ये सरकार चल रही है, जिसकी बैसाखी पर, जब आपका सिस्टम ही को चैलेंज कर रहा है, तो आप क्या वहाँ बना पाएंगे? आप वहाँ पर
माइनिंग करेंगे, आपका इंजीनियर को किडनैप कर वही लेगा। उनसे बातचीत करना होगा, कोई रास्ता निकालना होगा, और ये रास्ता निकलना भी और चाहिए। किडनैप करते हैं वो। हाँ, करते हैं। किडनैप करते हैं और मोटी रकम मांगते हैं। मांगते इस नहीं, पर उनको काफी- देते हैं ये कॉर्पोरेट। देखिए इस पे बहुत एक किताब आई थी, मोर देन मार्क्सिज्म, जिसमें हरिवंश जी का भी एक लेख है, मैंने द ओनली ऑथर फ्रॉम इंडिया जिनका लेख हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसफर किया गया है। वो काफी चर्चित बुक थी। आपको उसमें क्या लगता है ये जिंदल उंदल का जितना फैक्ट्री है, ये सब ट्राइबल सारे एरिया में लोगों- स्टील का, हाँ। या जितना भी ये कोरबा उरबा एरिया सब जो है, हिंडाल्को जो निकलता है, सोनभद्र, ये सब पूरा जो विंध्य पर्वत क्षेत्र का जो पूरा जंगल है, सारे इलाके ये में। सारे कॉर्पोरेट चंदा देते हैं नक्सलियों को। अगर नहीं देंगे तो उनको उनका जीना हराम अरे कर देंगे। छोड़िए कॉर्पोरेट ग्रुप की बात, मैं तो मुझे तो इसका ये भी मतलब मैं जानता हूँ इस चीज को। तो जब सरकार को ये बात पता है, चुनाव में पार्टियां करती हैं उनसे, कैंडिडेट करते हैं उनसे और क्या अंडरस्टैंडिंग, बैकआउट करते हैं वो, बैकआउट करते खड़ा होता है, उनका अपना जजमेंट होता है, अपना जजमेंट होता अपना है, कोर्ट लगता है। हाँ, तो ये चीजें हैं। इन सारी मुद्दों पर हमने बातचीत किया है, और इस अपील के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को स्थगित करना चाहेंगे कि सरकार को, देश की इंटेलेक्चुअल को, और जो नक्सल आंदोलन में जो शामिल लोग हैं उनको भी मेन स्ट्रीम आना सिर्फ चाहिए। ये कहा सरकार जाना से है कि भी- अब हम फाइनल लड़ाई नहीं। लड़ रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। या उस पर पुनः विचार करने की फाइनल जरूरत नहीं है, है। और उन लोगों से भी जिनको कहा जा रहा है कि रास्ता भटक गए हैं, हम लोगों को सिंपैथी है उनके साथ कि उनको उनके ग्रीवांसेस हैं, और देश का लीडरशिप को चाहिए, और हम सब लोगों को कि उनसे बातचीत करके एक रास्ता निकालें। यही ये देश गांधी का देश है, शांतिप्रिय देश है। इसमें इस तरह का जो आतंकी विचारधारा को देश टॉलरेट करने की स्थिति में नहीं है। और ये आतंकवाद से रास्ता कोई है। सोल्यूशन नहीं हो सकता। कोई solution नहीं हो जम्मू सकता। कश्मीर का हुआ है, आतंकवाद से कोई क्या कोई पाकिस्तान ले लिया ये आतंकवाद। ये जो हिंसा का कोई रास्ता होता नहीं है। तो इन्हीं सारी विचारों के साथ हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, और आपको यहाँ पर हम लोगों से जुड़ने के लिए धन्यवाद भी देना चाहेंगे। और सिंधु कुमार झा को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कई चीज़ों के बारे में, और सिर्फ उन्होंने सुकमा और छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश के बारे में और नेपाल के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी दी। धन्यवाद। और